हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले उदासीनी कण की परिभाषा को, उदासीनी कण ऊष्मा को जानेंगे, साथ ही साथ लवण और लवण के सारे प्रकारों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग। देखिए, उदासीनी कण क्या होता है, बात समझिए। उदासीनी कण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। क्या है ये? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रल कर देना। देखिए, अम्ल और क्षार जानते हैं आप अपने आप में कितने ताकतवर होते हैं। अम्ल भी किसी चीज को जला सकता है, क्षार भी किसी चीज को जला सकता है। बट यदि आप अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिला दीजिए तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, और इन दोनों के मिलने के बाद जो दो नई चीजें बनती हैं वो होता है लवण और जल। ओके, तो अम्ल और क्षार ने एक दूसरे के प्रभाव क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, अर्थात उदासीन कर दिया। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके, और यहाँ पर क्या बनते हैं? लवण और जल, दो नई चीजें बनती हैं, लवण और जल। लवण क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो बनने वाला ठोस पदार्थ हमारा लवण है, और साथ ही साथ बनता है इसमें जल। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या बोल रहे हैं परिभाषा? चलिए बताइए। परिभाषा कहेंगे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फल स्वरूप लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। और अगर हम समझे उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है, तो देखिए, ये अभिक्रिया होते समय जब दोनों एक दूसरे को मार रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, तो इनके से क्या हो रही है? ऊष्मा बाहर निकल रही होगी ना। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं, एक दूसरे को खूब धो रहे हैं। तो उस समय क्या होगी? इनसे ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण होते समय जब इनमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उदासीनीकरण कराते समय जो ऊष्मा बाहर निकलेगी उसी को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। हाँ, शर्त यहाँ पर निश्चित ऊष्मा, निश्चित मात्रा। तो अम्ल क्षार, तो 1 मोल क्षार लेना है। अम्ल का 1 मोल क्षार के साथ में उदासीनीकरण करा दीजिए, तो जो ऊष्मा निकलेगी उसको हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, अब यहाँ पर मोल क्या है? बस यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप दर्जन के लिए 12 इस्तेमाल करते हैं, जोड़े के लिए 2 इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पदार्थों की मात्राओं को दिखाने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। जहां 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। 1 मोल में इतने कण होते हैं। 1 दर्जन मतलब 12, 1 सैकड़ा मतलब 100, और 1 जोड़ा मतलब 2। उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। इसके बारे में डिटेल में हम लोग फर्स्ट ईयर में चर्चा करेंगे। ठीक है, जब 11th की वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें आपको मोल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, हमारे पास परिभाषा क्या लिखी उदासीनीकरण की, कि अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है, यही अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। ठीक है, अम्ल हमने लिखे HCl को ले लिया, Na व क्षार के रूप में ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो ये Na और Cl मिलकर NaCl बन गया, और HOH मिलकर H2O बन गया। तो NaCl हमारा लवण है, नमक है, और H2O हमारा जल है। ठीक है, तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है, तो अभी आपको बताया कि 1 मोल अम्ल लेना है और 1 मोल क्षार लेना है, और इनका आपस में क्या कर देना? उदासीनीकरण करवा देना है। ठीक है, अर्थात लवण और जल बना लेना है। तो उस समय जो उत्सर्जित ऊष्मा होगी, जो उस समय ऊष्मा निकल रही होगी, उसको हम लोग कहेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। देखिए, हमने प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH लेकर रखा है, और इन दोनों का उदासीनीकरण कराया तो 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। फिर हमने यहाँ पर दुर्बल अम्ल लिया और प्रबल क्षार लिया। अम्ल दुर्बल है, क्षार प्रबल है, और इनका उदासीनीकरण कराया तो यहाँ पर लवण और जल बना। यहाँ पर देखिए ऊष्मा जो है उसकी तुलना में कुछ कम है। जब प्रबल प्रबल लड़ रहा है तो ज्यादा ताकत से ऊष्मा निकलेगी, जब एक दुर्बल एक प्रबल है तो यहाँ पर थोड़ी सी कम निकलेगी उसकी तुलना में, 13.3 किलो कैलोरी। और दोनों ही दुर्बल है, तो सीधी सी बात है, दोनों दुर्बल है तो ऊष्मा और कम निकलेगी, 11.9 किलो कैलोरी। कितनी निकली? 11.9 किलो कैलोरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, इनके नाम अगर आपको चाहिए तो इसे पता है, सोडियम क्लोराइड है, इसका नाम होता है पोटेशियम एसीटेट। अगर नाम आपको चाहिए तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये है पोटेशियम एसीटेट। बनाने सिखाएंगे आपको फॉर्मूले बेसिक में हम लोग। ठीक है, यहाँ पर उसको अमोनियम, और ये है फार्मेट, तो इसका नाम हो गया अमोनियम फार्मेट। आपको अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं, बेफिक्र हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक नोट लिखा हुआ है कि यदि हमने प्रबल अम्ल प्रबल क्षार लिया था, उदासीनीकरण उसमें से ऊष्मा जो निकली है तो वो एक निश्चित ऊष्मा में मिली, 13.7 किलो कैलोरी। कितनी मिली? 13.7 किलो कैलोरी। ऐसा क्यों हुआ? इतनी ऊष्मा क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पर
प्रबल वालों का पूरी तरह से आयनन हो जाता है, पूरी तरह से ये प्लस माइनस में टूट जाते हैं। जबकि अगर हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक ऊष्मा 13.7 किलो कैलोरी से कुछ कम रहती है। कितनी कम रहती है आपने देखा यहाँ पर 11.9 किलो कैलोरी हमारी यहाँ पर थी ऊष्मा। ठीक है, देखिए ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कम क्लियरिटी से दिख रहा हो, मार्कर हल्का चल रहा था पहले, ठीक है ना, जिस समय लिखा था। तो प्रयास करिएगा अगर आपको दिख जाए सही से तो नोट कर लीजिए। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि अपूर्ण आयनन होता है, दुर्बल वाले पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग लवण और लवण के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं लवण और उसके प्रकारों को। तो अब हमारे सामने बच्चों आ चुका है लवण टॉपिक, और लवण को हम लोग पूरा यहीं पर खत्म करने वाले हैं, पूरे लवण टॉपिक को। और इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लवण के जल अपघटन के बारे में। किस किस प्रकार के लवण हमारे पास हो सकते हैं, किस किस तरह के अम्ल और क्षार से बने लवण हो सकते हैं, और उन लवण का जल अपघटन किस प्रकार से किया जाता है, उनको पानी में डालने पर वो किस तरह से ब्रेक होते हैं। ठीक है ना, वो जिस प्रकार के अम्ल और क्षार से मिलकर बने होंगे उसी प्रकार के अम्ल और क्षार में वो टूट जाएंगे। ठीक है, लवण जल अपघटन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं लवण और उसके प्रकारों को। फिलहाल लवण की परिभाषा भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि कैसे लवण बनता है। उदासीनीकरण परिभाषा में आपने जाना है कि अम्ल और क्षार का क्या करा दे, उदासीनीकरण अगर हम करा देते हैं तो बनने वाला ठोस पदार्थ ही हमारा लवण कहलाता है। नमक और जल बनता था ना, नमक जो था वहां पर वही क्या था, लवण था। ठीक है, तो सुनिए क्या लिखा हुआ है कि अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाला ठोस पदार्थ ही लवण कहलाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास देखिए यहाँ पर ये रहा HCl अम्ल, ये रहा NH3 क्षार। अब कहेंगे ये क्षार कैसे, हमने तो OH देखा है क्षार को। तो पीछे जाकर पीछे वीडियो में देखिए जाके अम्ल क्षार की परिभाषा हमने वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर करवाया हुआ, ब्रांस्टेड, लॉरी और लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार को। और आधुनिक अवधारणा भी बताइए, आपको पेपर में आधुनिक अवधारणा आती है, बट ब्रांस्टेड, लॉरी और लुईस के अनुसार आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि NH3 को भी हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है ना, ये क्षारक है, क्षारक और क्षार में फर्क होता है। ठीक है, क्षार वे होते हैं जिनमें OH हो, क्या होंगे, जिनमें OH हो, और क्षारक क्या है, सभी क्षारक है। क्षारक आप सबको कह सकते हैं, तो NH3 क्या है, एक क्षारक है। ठीक है, तो क्षार और मतलब क्षारक या क्षार बोल लीजिए आप। ठीक है, अम्ल को आपस में मिलाया तो यहाँ पर NH4Cl एक लवण बना है। अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहा जाता है। ठीक है, NH4Cl को, तो यहाँ पर लवण बन रहा है ना, तो जो ठोस पदार्थ बन रहा है वही हमारा क्या है, लवण। लवण की परिभाषा यहाँ से होगी। और यहाँ पर देखिए अम्ल और क्षार यहाँ पर मिलाने से यहाँ पर भी लवण और जल बना, नमक बन रहा है लवण के रूप में। ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर NaCl भी तरह का लवण है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। अब लवण के प्रकार की बात करें तो हमारे लवण जो है हम 6 प्रकार से बना सकते हैं। 6 तरह के लवण हमारे पास हो सकते हैं। पहला सामान्य सरल लवण। सामान्य सरल लवण हम उनको कहते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का H+ या OH- के आयन आपको प्रेजेंट ना दिखाई दें। H+ OH- आयन ऐसे आयन होते हैं जो अलग हो सकते हैं अम्ल से। अम्ल कैसे पहचानते हैं भैया, अम्ल वो होते हैं जिनको पदार्थ में किसी जल में डालते ही वो H+ छोड़ दें तो H+ विस्थापित हो गया, हट गया, है ना, अर्थात H+ विस्थापनीय है। ऐसे क्षार में OH- होता है विस्थापनीय। ठीक है ना, तो H+ और OH- क्या होते हैं, विस्थापनीय। H आयन और OH आयन भी आप उनको कह सकते हैं। तो जिन लवण में आपको ये दोनों के दोनों देखने को ना मिले उन्हीं को हम कहेंगे साधारण या सिंपल लवण। वे लवण जिसमें विस्थापनीय H+ या OH- आयन नहीं होते हैं वही हमारे कहलाते। ओ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ, अम्लीय लवण नहीं, साधारण लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साधारण लवण कहलाते हैं, जिनमें ना तो H+ हो ना OH-। जैसे NaCl, KCl, KNO3, इनमें देख लीजिए कहीं पर भी आपको H+ या OH- दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अर्थात ये क्या है, सामान्य या सरल लवण है। अब फिर अम्लीय लवण, अब नाम से समझ में आ रहा है अम्लीय लवण है, अर्थात विस्थापनीय H आयन जरूर होगा। ठीक है, तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं वह कहलाते हैं हमारे अम्लीय लवण। जैसे NaHSO4, NaHCO3 है ना, इसको आप बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहा जाता है। देखिए इसमें H है ना, अर्थात ये कैसा है, ये एक अम्लीय लवण है। ठीक है, बहुविकल्प में भी आ जाता है। निम्न में बताइए कौन सा अम्लीय लवण है, तो जिसमें H+ होगा, H आयन विस्थापनीय H आयन है, वही हमारा क्या है, अम्लीय लवण। चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको मल्टीपल्स भी करवाएंगे और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दीर्घ जो है वो आपको स्वयं करने हैं। पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर को पूरा पढ़ के फिर आप खुद ट्राई करिए कि आप क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं।
ठीक है, और मल्टीपल हम जरूर कराएंगे आपको। क्षारीय लवण जिसमें विस्थापनीय OH हो वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय लवण। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस आयन होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्षारीय लवण कह सकते हैं। एग्जाम्पल है MgOHCl, ZnOHCl आदि, ठीक है ना। देखिए उसमें OH है ना, ये है क्षारीय लवण। मिश्रित लवण कौन से होते हैं, वे मिश्रित लवण वे लवण है जिसमें एक से अधिक प्रकार के आपको धनायन या ऋणायन देखने को मिल जाए। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के प्लस वाले आयन हो या माइनस वाले आयन हो, उनको हम लोग कहते हैं मिश्रित लवण। तो देखिए जैसे यहाँ पर NaKSO4 ले लीजिए, तो देखिए एक सोडियम का धनायन है, एक पोटेशियम का धनायन, दो प्रकार के धनायन है ना, अर्थात हम इनको कह सकते हैं मिश्रित लवण। अच्छा, ऋणायन में अगर देखना है आपको तो देखिए कैल्शियम पर 2+ है, बट देखिए एक ये OCl माइनस हाइपोक्लोराइड और एक Cl क्लोराइड है ना, दो प्रकार के है ना, हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड, दो तरह के माइनस है कि नहीं है, इनका नाम अलग बोल रहे हैं, इसका नाम अलग बोल रहे हैं, है ना। तो दो प्रकार के माइनस आ गए, अर्थात ये भी एक प्रकार का मिश्रित लवण है। अब ये है किसका फॉर्मूला, देखिए CaOCl2, यहाँ से देखिए व्यंजक चूड़ का फॉर्मूला है, तो व्यंजक चूड़ एक प्रकार का मिश्रित लवण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विक लवण की। तो दो सामान्य लवणों को मिलाकर जो लवण बनते हैं उनको बोलते हैं द्विक लवण। जैसे समझिए अगर हम बात करें K2SO4, तो ये भी एक लवण है, ये एक सामान्य लवण है। H2SO4 और KOH से मिलाकर आप बना सकते हैं, अम्ल क्षार के मिलाकर ये बन सकता है। H2SO4 अम्ल और KOH क्षार, उसको मिलाकर आप बनाएंगे तो K2SO4 लवण बन के आएगा, ठीक है। ऐसे ही Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 को मिलाने से बनेगा ये, मतलब क्षार होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, मिलाकर ये बना लीजिए। तो एक सरल लवण ये रहा, क्योंकि इसमें ना तो एक BH+ है ना OH- है, अर्थात ये सरल लवण है। ऐसे एक सरल लवण ये रहा, है ना। और इन दोनों सरल लवणों को आपस में मिला दिया जाए, यहाँ पर कितने 24 जल के मॉलिक्यूल लगेंगे और ये आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेगा। तो हमारे पास पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। दो सामान्य लवणों को आपस में मिलाया तो जो लवण बना है उसको हम कहते हैं द्विक लवण। दो सरल लवणों को मिलाकर बने लवण को द्विक लवण कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम लोग मोहर लवण भी कहते हैं, मोहर लवण, ठीक है ना। FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, क्या कह सकते हैं आप, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसी प्रकार से ये क्या है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये भी एक द्विक लवण है और ये भी एक द्विक लवण है। इसको मोहर लवण और इसको हम लोग फिटकरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फिटकरी, एलम। ओके, संकर लवण वे लवण जिनमें संकर आयन उपस्थित होते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा, संकर आयन हो संकर लवण कहलाएंगे। अभी संकर आयन क्या है, हल्का सा आपको बस हिंट देंगे हम, बाकी इसके बारे में ये समझ लीजिए संकर आयन, या आप इसको उपसय संयोजन यौगिक, या फिर आप जैसा चाहे वो चीज, इसको संकुल आयन भी कह सकते हैं। संकुल क्या है, ये उपसय संयोजन चैप्टर इंटर में आपको वहां विस्तार से मिलेगा, फिलहाल बस आप यहाँ पर याद कर लीजिए, इनमें संकर आयन उपस्थित होंगे वो संकर लवण कहलाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास K4 एफिशिएंट का होल 6, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब इसको पानी में डालेंगे, ब्रेक करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, K जो है वो K+ आयन टूट जाएगा, 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करा दिया, और FeCN जो ये अलग अलग ब्रेक नहीं होता, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, FeCN का होल 6 और इसके ऊपर आएंगे 4-। तो ये जो आयन बना है इसको हम बोलते हैं संकर आयन। इसमें खासियत क्या है, इसमें देखिए ये जो अंदर की चीज है ना ब्रैकेट के जस्ट बाद वाली, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके बाद जो बची हुई चीज है वो है लिगैंड, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड से बना एक जो संकुल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसी को हम बोलते हैं संकर आयन, संकुल आयन, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर से बाउंस मार रहा है तो बस यहाँ परिभाषा एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे जैसे आप अपनी क्लास में बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट इंटर में पहुंचेंगे तो इंटर में इसका पूरा पूरा एक चैप्टर है, उसके बारे में डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में संकर आयन के बारे में, उपसय संयोजन यौगिक नाम से चैप्टर है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करेंगे आप क्लास वाली समझ में आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करेंगे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि और भी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ सकें, अपने केमिस्ट्री के नोट्स बना सकें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, इसके नोट्स अवेलेबल हम करवा देंगे जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।